नमस्कार। आज हम वृंदावन लाल वर्मा के सुप्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी की चर्चा प्रारंभ करेंगे। कई भागों में मैं इस पूरे उपन्यास का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। यह प्रथम भाग है। अन्य भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं, जिसके अंतर्गत मैं साहित्य के अर्थ अपने विद्यार्थियों के लिए खोलती हूं। तो आज हमारी चर्चा का विषय है वृंदावन लाल वर्मा का सुप्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी। आपके सामने मृगनयनी उस पुस्तक की तस्वीर और लेखक की तस्वीर है। उपन्यासकार वृंदावन लाल का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। आपका जन्म 9 जनवरी 1889 को हुआ था। मृत्यु 23 फरवरी 1969। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे, ने वर्मा जी के साहित्य को पढ़ने के पश्चात कहा था कि वे हिंदी के वॉल्टर स्कॉट हैं, यानी अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासकार वॉल्टर स्कॉट से उनकी तुलना की थी। वृंदावन लाल वर्मा ने अपने कई उपन्यास लिखे थे। इसके साथ ही वो नाटक, कहानी संग्रह और निबंधों का लेखन भी किया करते थे। यहाँ मुख्य तौर पे हम उनके उपन्यासों की एक सामान्य चर्चा या कह सकते हैं उनके नाम देख लेते हैं। 1927 में उन्होंने प्रत्यागत, 1928 में लगन, 1928 में ही संगम, 1928 में ही प्रेम की भेंट, 1930 में गढ़कुंटार, 1932 में कुंडली चक्र, 1936 में विराटा की पद्मिनी, 1945 में कभी न कभी, 1946 में मुसाहिब, 1946 में ही झांसी की रानी, 1947 में कचनार, 1947 में ही अचल मेरा कोई और 1950 में मृगनयनी। उसके पश्चात 1952 में सोना, 53 में अमरवेल, 54 में टूटे काटे, 57 में भुवन विक्रम और माधव जी सिंधिया उपन्यास की रचना की। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उन्होंने अनेकानेक उपन्यास लिखे, जिनमें से कई बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं। अब हम चर्चा करेंगे मृगनयनी उपन्यास का एक सामान्य परिचय। पहले उसकी पृष्ठभूमि समझकर ही हम उपन्यास के भीतर प्रवेश करेंगे। मृगनयनी उपन्यास का संबंध बुंदेलखंड से है और वर्मा जी के लगभग सभी उपन्यासों का संबंध बुंदेलखंड से है। वे स्वयं उस बुंदेलखंड के प्रतिनिधि भी थे। वे जिस भी विषय पर लिखते थे उसके संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों की पूरी जानकारी देते हैं। इसी में वे अपने अनुभव और रचना के रंग भर देते हैं, जिससे उनका चित्र बहुत आकर्षक होता है। और बिना जानकारी के वे कलम नहीं उठाते, इसलिए किसी भी रचना को करने से पूर्व वो अच्छा खासा शोध भी किया करते थे। उनके उपन्यास को पढ़कर सैकड़ों पुस्तक के निचोड़ सा अनुभव होता है। इतिहास मात्र घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि वह एक संपूर्ण समय था जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक ही नहीं, भौतिक और प्राकृतिक स्थितियां भी रही थी। और वर्मा जी ने उस संपूर्ण परिवेश को अपने उपन्यासों में उपस्थित किया है। तो उनके उपन्यास सिर्फ घटना के संगठन मात्र नहीं है, बल्कि वहां पूर्ण रूप से उस परिवेश का चित्रण भी हमें प्राप्त होता है। यानी हम ऐसा लगता है जैसे मानो हम उस समय के बीच जाकर खड़े हैं। वहां के उस समय की नदियां, पहाड़, प्राकृतिक दृश्य और घटनाएं हमारे सामने साक्षात घटित होती हुई लगती हैं। ये एक उपन्यासकार के रूप में वृंदावन लाल की सफलता है। उपन्यास की पृष्ठभूमि पर को पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मृगनयनी उपन्यास की भूमिका में वर्मा जी ने विस्तार से ये बताने की चेष्टा की है, लगभग 6-7 पन्नों में, कि ये उपन्यास कैसे लिखा गया और इसमें किस किस तरह के शोध कार्य किए गए हैं तथा विभिन्न प्रकार की किंवदंतियों और परंपराओं से कौन सी परंपराओं को उन्होंने स्वीकृत किया है और किसे नहीं स्वीकृत किया है। इतिहास के पन्नों से भी जो पता चलता है उसमें
कौन सा इतिहास विश्वास योग्य है और कौन सा विश्वास योग्य नहीं है, उसका चयन भी वृंदावन लाल वर्मा ने किया है। इसकी भूमिका में वो लिखते हैं कि इस उपन्यास का लेखन कैसे प्रारंभ हुआ। 1949 के अंत में ग्वालियर की एक सम्मानित पाठिका ने मुझसे मृगनयनी और मान सिंह तोमर के ऐतिहासिक रूमानी कथानक पर उपन्यास लिखने का अनुरोध किया। मैंने उस कथानक की पृष्ठभूमि का अध्ययन अवसर पाते ही आरंभ कर दिया। यानी 1 साल के लगभग का समय उन्होंने शोध और लेखन के लिए लगाया। पहले से ही मान सिंह तोमर के इतिहास में उनकी रुचि थी। वर्मा जी ने काफी शोध करके यह उपन्यास लिखा और भूमिका में उपन्यास की रचना प्रक्रिया और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वे हमारा परिचय कराते हैं। राजा मान सिंह तोमर कौन थे? ये हम सभी जानते हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1486 से लेकर 1516 तक ग्वालियर पर शासन किया था और बहुत अच्छे शासक माने जाते थे। वे वीर भी थे और बाहर के आक्रमणकारियों से लगातार लोहा लेते रहे। साथ ही साथ उनकी विशिष्टता ये रही कि वे कला प्रेमी भी थे। तो ग्वालियर में जो कलाओं का विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ, उसके पीछे राजा मान सिंह तोमर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजी इतिहासकार इनके शासनकाल को, यानी तोमर के शासनकाल को, तोमर शासन का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ तोमर रूल। अपने पूरी उस परंपरा में मृगनयनी के साथ इनकी कथाएं भी बहुत प्रचलित है। तो वृंदावन लाल वर्मा ने यहाँ राजा मान सिंह तोमर से कहीं ज्यादा अपना ध्यान मृगनयनी पर केंद्रित किया है, लेकिन साथ ही मान सिंह का जो व्यक्तित्व है उसे भी बहुत ही विराट रूप से हमारे समक्ष उपस्थित किया है। आप थोड़ा सा समझ लें कि भारत में के नक्शे में यह मध्य प्रदेश है और इस मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर क्षेत्र में जो यहाँ के आसपास है उनका शासन था और जिस तरह से ये केंद्र में था जगह जगह से इस पर आक्रमण भी होते रहते थे। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ का भारत का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ये हलचल से भरा हुआ था और उत्तर से यहाँ से सिकंदर लोदी आक्रमण कर रहा था। उसके पिता बहलोल लोदी ने पहले ही आक्रमण कई बार किए थे। इधर गुजरात से महमूद बरघरा, मालवा से गियासुद्दीन और उसका उत्तराधिकारी नसरुद्दीन और भी बहुत सारे लोग जो थे वो लगातार इस क्षेत्र पर आक्रमण किया करते थे। ये लगभग केंद्र में था, आक्रमण के केंद्र में था। लेकिन राजा मान सिंह तोमर ने अपने उस ग्वालियर के राज्य और कम से कम किले की लगातार रक्षा की थी। इस नक्शे में, मध्य प्रदेश के इस नक्शे में, ये ग्वालियर का क्षेत्र है जो ये आधुनिक नक्शा है। सिकंदर लोदी के पिता बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे जर्जर बना दिया था। नाटक उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखक ये दिखाते हैं कि कितनी जर्जर अवस्था थी। सिकंदर लोदी ने भी 5 बार ग्वालियर पर हमला किया पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वह बार बार कोशिश करता था कि ग्वालियर के किले पे कब्जा किया जा सके, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। सिकंदर लोदी को आगरा शहर का निर्माण कराना पड़ा ताकि वह मान सिंह को हरा सके, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसने अपने इतिहासकार, अपने जो उसके राज दरबार में इतिहासकार था, उससे ये जरूर कह दिया था कि मैंने जीत लिया है। वर्मा जी युद्ध के इतिहास को पढ़ते हुए वो ये मानते हैं कि वो जीता नहीं था, बल्कि उसने यूं ही लिखवा दिया था कि राजा मान सिंह से समझौता हो गया विजय के बाद। तो वो युद्ध के इतिहास का बहुत ब्यौरेवार वर्णन करते हैं और इस उपन्यास में आप पाते हैं कि वो पूरा का पूरा इतिहास आपके समक्ष साक्षात हो जाता है। वहीं नरवर्द है ग्वालियर में ही, जिसमें 11 महीने तक चलने वाली लड़ाई का इतिहास प्रसिद्ध है और उस लड़ाई का यहाँ पर लेखक ने बड़ी ही वास्तविकता के साथ, विस्तार के साथ चित्रण किया है। आइए अब हम कुछ ऐसे दृश्य देख लें जो कि हमारे इतिहास का, चूंकि ये उपन्यास है तो इतिहास के उन स्थानों को देखें जहां ये पूरा इतिहास वास्तव में रचित हुआ था। यह है राजा मान सिंह का महल है जिसे मान मंदिर कहा जाता है। आज भी अगर ग्वालियर आप घूमने जाएं तो इसे देखे बिना ग्वालियर का घूमना पूरा नहीं होता है। कितना विशालकाय यह किला है जिसको प्राप्त करने के लिए कई लोग लगातार प्रयासरत रहे। गुजरी महल, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है वहां। ये गुजरी महल वह स्थल है जहां पर
राजा ने अपनी रानी के लिए, छोटी रानी के लिए ये महल बनाया था। चूंकि वो गुजरी समुदाय से थी, इसलिए इस महल का नाम गुजरी महल रखा गया। और इस महल को अब एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जो लोग भी वहां घूमने जाते हैं तो इस महल में अवश्य जाते हैं। ये जो दृश्य है, ये किले से लिया गया दृश्य है। किले से वो सीधा दिखाई देता है, बहुत ही भव्य है। कला की दृष्टि से भी देखें तो अत्यंत भव्य है। और इस पूरी कलाकृति का बहुत गहराई और सूक्ष्मता के साथ वर्णन उपन्यास में हमें मिलता है। राजा मानसिंह की वीरता और कलाप्रियता भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। लेखक भूमिका में लिखते हैं, ग्वालियर किले के भीतर मान मंदिर और गुजर महल हिंदू वास्तुकला के अत्यंत सुंदर और मोहक प्रतीक हैं। ध्रुपद और धमार की गायकी और ग्वालियर का विद्यापीठ जिसके शिष्य तानसेन थे, वह आज भी भारत भर में प्रसिद्ध है। तो वह एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसने भारत की संस्कृति को बहुत ही धनी बनाया। और संगीत और वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण यह क्षेत्र था। और उसका कारण राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह का विवाह एक ऐसी रानी से हुआ था जो कि गुजरी संप्रदाय की, यानी गांव की और जंगली जाति से जिसका संबंध था, और उसका नाम मृगनयनी था। मृगनयनी सबसे छोटी रानी थी। राजा की पत्नियों की संख्या को लेकर भी भूमिकान में वृंदावन लाल वर्मा ने कहा है कि कई कई जगह बहुत अधिक संख्या बताई जाती है उनकी रानियों की, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैं यही मानता हूं कि उनकी 8 रानियां थी, जिसमें सबसे छोटी रानी मृगनयनी थी, जिनका संबंध गुजरी समुदाय से था। और यह बहुत वीर स्त्री थी। उसके वीरतापूर्ण इतिहास को लेकर बुंदेलखंड के लोक समुदाय में कई कथाएं प्रचलित हैं। और वहीं से उन कथाओं को लेकर वो ताना बाना बुना गया है मृगनयनी के चरित्र का। वो बहुत ही सुंदर थी। शारीरिक बल और सौंदर्य के कारण वह राजा से विवाह करने से पूर्व ही काफी प्रसिद्ध हो गई थी। उसे पाने का प्रयास कई शक्तिशाली लोग किया करते थे। वह विविध कलाओं में प्रवीण थी और राजा से विवाह करने के पश्चात तो वह संगीत और नृत्य में भी प्रवीण होती है। उसमें राजनीति की अच्छी भी समझ थी। बहुत ही संवेदनशील रूप में उसका चरित्र गढ़ा गया है। एक कह सकते हैं कि एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में हम मृगनयनी को यहाँ पाते हैं। वर्मा जी उस क्षेत्र के गुजरों से बातें करके मृगनयनी से जुड़े सभी तथ्यों का संकलन करते हैं और तब इस उपन्यास को रचते हैं। लेखक ने भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया है कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें कोट आए हुए सभी चरित्र थोड़ों को छोड़कर ऐतिहासिक है। यानी लेखक ने ऐतिहासिकता को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है। अपने ऐतिहासिक उपन्यास में किंवदंतियों और परंपराओं का भी उन्होंने जी भरकर उपयोग किया है। वे अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास का इस सच्चाई से पालन करते थे कि बड़े बड़े इतिहासकार भी उनके अध्ययन पर उंगली नहीं उठा पाते थे। वे कहते हैं, कोट, मैं तथ्य का उपासक हूं। तथ्य को सृजनात्मक ढंग से उपस्थित करना मैं सत्य की पूजा और कला का प्राण समझता हूं। ये उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में जो 1956 में उन्होंने दिया था उसमें लिखा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृगनयनी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें एक ऐतिहासिक चरित्र को देश की आजादी के मिलने की, जिसे कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था में ही लेखक रच रहे हैं। अगले हिस्से में मैं क्रमानुसार मृगनयनी के समस्त हिस्सों का एक एक करके उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं उसकी चर्चा करूंगी। तो इसका अगला अंश जरूर देखें जिसमें आप मृगनयनी उपन्यास की कथा को संक्षेप में सुन पाएंगे। धन्यवाद।